Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 12th of February 2021। 12 फरवरी 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं यूपीएससी प्रीलिम्स की करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज हमने चालू की है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो कैन ज्वाइन फ्रॉम द लिंक्स गिवन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो। इसके अलावा सीसैट कोर्स है जिसमें लगभग 56 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। दूसरे एजुकेटर ने उसको जरूर किया है, बट दैट इज़ अ वेरी गुड सीरीज, कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज है और काफ़ी कुछ सीख सकते हैं उसमें। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो यू कैन ज्वाइन दैट फ्रॉम द लिंक्स गिवन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो। नीचे लिंक दी हुई है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले आज के सवालों से जिनके जवाब आपको देने हैं। प्लीज डू टेल मी द आंसर्स फॉर दैट। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू काजीरंगा नेशनल पार्क? इनमें से कौन सी नदियां हैं जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क से फ्लो करती हैं? फर्स्ट इज ब्रह्मपुत्रा, सेकेंड इज दिफ्लू, थर्ड इज धारला, फोर्थ इज मोरा दिफ्लू, फिफ्थ इज रांगपो। आपको बताना इनमें से कौन कौन सी नदियां हैं जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क से फ्लो करती हैं, ब्रह्मपुत्रा, दिफ्लू, धारला, मोरा दिफ्लू या रांगपो। ऑप्शन है 1 2 3, 1 3 4 5, 1 2 3 4 5 या 1 2 का 4। ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन इज, इन द इंडियन पार्लियामेंट्री मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया में जो पार्लियामेंट्री मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? द सेंटर कंट्रोल्स द स्टेट ऑफ और एंड यूनियन टेरिटरीज, द जुडिशरी कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव is responsible to the legislature, the legislature controls the judiciary। इनमें से कौन सी चीज सही है फॉर द इंडियन पार्लियामेंट्री मॉडल ऑफ गवर्नमेंट? तीसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वाज नॉट ओरिजिनली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा डीपीएसपी ऐसा था जो कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड नहीं किया गया था? ऑप्शंस आर ए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, बी, सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, सी, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, या डी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल husbandry। So these are the 3 questions for you today. Please do try to answer these questions in the comment section below। एडिटोरियल्स के बाद मैं आपको आंसर्स इसके बता दूंगा, ठीक है ना। मूव करते हैं एडिटोरियल सेक्शन में। पहला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है द एगोनाइजिंग कॉस्ट ऑफ हैम हैंडेड डेवलपमेंट। अब यहाँ पर बात क्या चल रही है? बात चल रही है ये उत्तराखंड रीजन की। उत्तराखंड में रिसेंटली आपने देखा कि किस तरीके से ऋषिगंगा रिवर में ग्लेशियल आउटबर्स्ट हुआ, आपका धौली गंगा रिवर में भी जो फ्लैश फ्लड आया, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। इसके पहले ऑथर ने कहा है कि 2013 में ऑलरेडी केदारनाथ फ्लड्स आपने देखे हुए थे, देवर वेरी हार्श फ्लड्स जो कि 2013 में देखने को मिले केदारनाथ वाले रीजन में। ऑलरेडी ये चीज़ हो चुकी है। तो क्या रीज़न है कि उत्तराखंड की जो उत्तराखंड हिमालयाज है तो किस तरीके से वो देवभूमि में कन्वर्ट हुए और किस तरीके से वो हिंदू पिलग्रिम, देखो इस यहाँ पे जो डेवलपमेंट का रीज़न है, क्यों इतना कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट हो रहा है, देयर आर 2 रीजंस फॉर दैट। पहला तो यहाँ पे रीजन है आपका रिलीजियस रीजन है या पिलग्रिमेज वाला रीजन है। अब जब पिलग्रिमेज या रिलीजियस रीजन होगा तो ऑब्वियस सी बात है लोग जाएंगे। अगर लोग जाएंगे तो वहाँ पे ट्रैफिक बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा। अगर ट्रैफिक एंड टूरिज्म 2 चीज़ें बढ़ गई तो ऑब्वियस सी बात है उनके लिए फिर होटल्स की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनके लिए रिजॉर्ट्स बनेंगे, ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन होंगे ही होंगे। तो पहला रीजन है रिलीजियस, एंड देन उसी रिलीजियस रीजन के साथ जुड़ा हुआ दूसरा जो है फिर ह्यूमन बेस्ड या एंथ्रोपोजेनिक रीजन ऑलरेडी उसके साथ जुड़ जाएंगे। दोनों ही ह्यूमन बेस्ड है, लेकिन एक है रिलीजियस एंड दूसरा है फिर आपका डेवलपमेंट, कमर्शियलाइजेशन, ये सारी चीजें जो कि कंस्ट्रक्शन का कारण वहां पे बनती हैं। ऑथर ने कहा है कि उत्तराखंड वाले रीजन का रिलेशन बहुत पहले से है। चाहे तो आप हिमालयन फुटहिल्स में अगर आपने देखा हो तो 300 BC से 600 BC के बीच के अशोकन रॉक एडिक्ट्स, ठीक है ना, ब्रिक एल्टर्स फॉर कंडक्टिंग अश्वमेध यज्ञ, क्वाइन होर्स, स्कल्पचर्स, ये सारी चीजें वहां पर आपको मिली हैं। अशोकन रॉक एडिक्ट से लेकर के ब्रिक अल्टर्स फॉर कंडक्टिंग अश्वमेध यज्ञ, क्वाइन होर्स एंड स्कल्पचर्स, दीज हैव बीन फाउंड इन दैट रीजन। इसके अलावा देयर हैव बीन फाउंड द एविडेंसेस फॉर कॉन्टैक्ट बिटवीन कम्युनिटीज लिविंग इन द गैंगेटिक प्लेन्स एंड द फुटहिल्स। तो वहां पर ऐसे भी एविडेंसेस मिले जो कि बताते हैं कि वहां पे कम्युनिटीज रहती थी इन द गैंगेटिक प्लेन रीजन, इन द हिमालयन फुटहिल्स रीजन, वहां पे उसके उनके कॉन्टैक्ट के वो मिलते हैं। ऑथर ने इसके बाद बोला है कि धीरे धीरे क्या हुआ, जब 7th सेंचुरी और ये सब चीजें आती गई तो वहां पे टेंपल आर्किटेक्चर का ट्रेडिशन शुरू हुआ। टेंपल आर्किटेक्चर ट्रेडिशन स्टार्टेड, है ना। आप सबको पता होना चाहिए टेंपल आर्किटेक्चर इसी एडी में, जब 6th-7th एडी का पीरियड आया, जो ओवरऑल इंडिया में गुप्ता पीरियड था, गुप्ता पीरियड के समय से ही टेंपल आर्किटेक्चर फिर स्टार्ट हुई और उसमें फिर उत्तराखंड हिमालयाज उसकी चपेट में आया। टेंपल आर्किटेक्चर की चपेट में उत्तराखंड वाला रीजन आता है।
फिर वहां पे पलेठी का एक रीजन है, पलेठी में बनाया गया एंड लक्ष्यमंडल में बनाया गया, ठीक है ना, लक्ष्यमंडल और पलेठी वाले रीजन से बनाया गया। शुरुआत में ये इतने ज्यादा मेजर तीर्थ नहीं बन पाए थे। इनके अलावा जगेश्वर नाम की एक जगह है जो कि लक्ष्यमंडल के ईस्ट में सिचुएटेड है। जगेश्वर में बहुत सारे टेंपल्स बनाए गए, है ना, नियरली 150 स्टोन टेंपल्स वर कंस्ट्रक्टेड इन जगेश्वर। तो वही मैं बता रहा हूं कि धीरे धीरे ऑथर ने यहाँ पे बताने की कोशिश की कि जो पहले तो रिलीजियस रीजन्स के कारण इसमें कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ एंड जैसे 7th सेंचुरी में फिर टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्ट हुआ तो उससे भी काफी ये सारी चीजें डेवलप होना शुरू, कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा डेवलप होना वहां पे उत्तराखंड वाले रीजन में शुरू हो गया। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल। आगे ऑथर बोलता है एंड बाय द 13th सेंचुरी लार्ज एंटाउरेजेस ऑफ एसेटिक्स and occasionally rulers from distant lands began undertaking pilgrimages to established and emerging tirthas in the mountainous region। 13वीं शताब्दी तक यानी 13th सेंचुरी एडी तक आते आते फिर रूरल्स एसेटिक्स हैं, ये सारे पिलग्रिमेज के लिए आने लगे, ठीक है ना। अब अगर आप देखो तो इनकी जो जर्नीज थी इसके बाद फाइनली हमारा जो उत्तराखंड वाला रीजन है वो 4 धाम में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद फिर वो 4 धाम वाला जी रीजन है ना उत्तराखंड में, है ना, 4 धाम में कन्वर्ट हुआ। अब ये 4 धाम के अंदर कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री, ये फिर तीर्थास है। अब इनका बहुत सारा रिलेशन है, आप महाभारत से भी जोड़ दो। आप जैसे केदारनाथ इज मेंशन्ड इन द स्कंद पुराण, स्कंद पुराण में आपका केदारनाथ का जिक्र मिल जाएगा, ठीक है ना। एंड ज्योतिर्लिंगास के कारण भी फेमस है। देन आपका बद्रीनाथ एंड केदारनाथ एसोसिएटेड विद आदि शंकरा ऑल्सो। आपके जो बद्रीनाथ और केदारनाथ हैं दे आर एसोसिएटेड विद द आदि शंकरा हु इज सेड टू हैव विजिटेड देम इन द 8th सेंचुरी में आदि शंकरा यहाँ पे विजिट करके गए थे। तो इनके कारण भी काफी ज्यादा जो बाकी के जो पिलग्रिमेजेस हैं, बाकी के जो लोग हैं वो फिर इन लोगों के कारण फिर यहाँ पे विजिट करने का काम शुरू करते हैं, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको जानना है। इसके बाद डेमोग्राफिक, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक शिफ्ट दैट हैव अकर्ड इन द पास्ट 6 डिकेड्स हैव लेड टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पिलग्रिम्स विजिटिंग सैक्रेड सेंटर्स इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में विजिट करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। एंड 1962 के बाद जब 1962 का वॉर हुआ और इंडियन गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया कि जो हमारा ये रीजन है माउंटेन्स, हिमालयाज आर नो लॉन्गर सर्विंग एज इनसरमाउंटेबल वॉल, तो फिर एक दूसरे टाइप का डेवलपमेंट शुरू हो गया। वो हो गया आपका ITBP, BRO, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हो गई, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स हो गई, THDC लिमिटेड, जो आपके इस तरह के नई नई चीजें कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। तहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो भगीरथी रिवर पे आपका तहरी डैम है, काफी इंपॉर्टेंट है। भगीरथी पे तहरी डैम काफी बड़ा भी है और ये भी बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन है जो कि आपका हुआ उस रीजन में। तो धीरे धीरे फिर वो प्रायोरिटीज भी चेंज होती गई। पहले वो पिलग्रिम से स्टार्ट हुआ, फिर उसमें सिक्योरिटी का पर्पस आया। ऑब्वियस ही बात है, अगर अब आप आर्मी पर्सनल्स को रखोगे तो वहाँ पे हॉस्पिटल्स भी बनाने पड़ेंगे और टेलीकम्युनिकेशन के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, कैंटोनमेंट्स बनाने पड़ेंगे, रोड्स, टनल्स, ब्रिजेस, ये सारी चीज़ों का निर्माण होना शुरू हो गया। तो ऑथर ने वही कहा, धीरे धीरे जो जर्नी है उत्तराखंड में कंस्ट्रक्शन की वो मैंने आपको इस आर्टिकल के थ्रू बताई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत अच्छे से आप मेंस में जब आंसर राइटिंग करेंगे ना तो बहुत अच्छे से आप इन सारी चीज़ों को आंसर में उसमें लिख सकते हैं। The 2013 Kedarnath floods and the flash floods that have swept through the Alaknanda Valley earlier this week suggest that ham-handed development in the name of God or otherwise can come at an agonizing cost। तो यहाँ पे ऑथर जो बात बताना चाहता है वो ये है कि जो आप ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं either in the name of God or in the name of some other activities, ये सारी जो चीजें हैं अल्टीमेटली आपका जो वोलाटाइल यानी कि फ्रेजाइल आपका जो इकोसिस्टम है, फ्रेजाइल इकोसिस्टम है सॉरी, उसको और ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। उत्तराखंड का इकोसिस्टम ऑलरेडी फ्रेजाइल है, हिमालयाज के कारण एक वैसी जोन है, वल्नरेबल जोन है ना, तो वहां पे लैंडस्लाइड और ये सब होता ही रहता है। फिर ऐसे में अगर आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ज्यादा नुकसान आपका जान और माल का होगा। इसीलिए ऑथर ने सलाह दी है कि आप इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट किया करो, प्रॉपर इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस लेने के बाद ही आप कंस्ट्रक्शन के लिए आगे जाओ। और साइंटिस्ट की टीम जो है वो रेगुलरली विजिट करनी चाहिए और देखना चाहिए उसको कि कौन सी जोन ऐसी है जो कि आपकी सीस्मिक जोन है, कौन सी जोन ऐसी जो कि लैंडस्लाइड प्रोन है, और ऐसी जगहों पर कंस्ट्रक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो वो सारी
चीजें इस आर्टिकल में ऑथर ने मेंशन किया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं और देखते हैं दूसरा कौन सा आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज सिंस फ्राइडे है तो एक डिस्कशन आता है। अब आज का जो डिस्कशन है वो है इज इंडियाज डिजिटल सर्विसेज टैक्स डिस्क्रिमिनेटरी, डीएसटी की बात चल रही है। एक इंडिया में जीएसटी लगता है, दूसरा डीएसटी लगता है। डीएसटी क्या है? डिजिटल सर्विसेज टैक्स, ठीक है ना। तो अब इंडिया का डिजिटल सर्विसेज टैक्स क्या डिस्क्रिमिनेटरी है? तो अभी लास्ट मंथ यूएसटीआर यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पब्लिश की। यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई, जिसमें उन्होंने बोला कि इंडिया ने जो डिजिटल सर्विसेज टैक्स लगाया है वो डिस्क्रिमिनेटरी है। क्या बोला है? इंडिया ने जो डिजिटल सर्विसेज टैक्स लगाया है वो डिस्क्रिमिनेटरी है और इनकंसिस्टेंट है विद द प्रिवेलिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन, यानी कि इंटरनेशनल टैक्सेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ वो मैच नहीं करता है और उसके साथ वो काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट है। एंड द बर्डन और रिस्ट्रिक्ट यूएस कॉमर्स, बेसिकली उनका ये कहना है कि ये जो है एक बर्डन की तरह है, इनकंसिस्टेंट है, डिस्क्रिमिनेटरी है एंड बेसिकली यूएस कॉमर्स को रोकने के लिए ये किया जा रहा है। अब आपको बता दूं कि हुआ क्या, एक्चुअली में हुआ ये है कि अप्रैल 2020 में गवर्नमेंट ने 2% का टैक्स लगाया था, 2% टैक्स चार्ज किया था फ्रॉम डिजिटल सर्विसेज विच इज एप्लीकेबल ओनली टू द नॉन रेसिडेंट कंपनीज। तो नॉन रेसिडेंट कंपनीज पे एप्लीकेबल है ये 2% का टैक्स, जो कि अप्रैल 2020 में लगाया गया है, ठीक है ना। एक बेसिक इसी के कारण से डिजिटल सर्विसेज टैक्स को डिस्क्रिमिनेट किया गया है, क्योंकि ये नॉन रेसिडेंट कंपनीज पे लागू पड़ता है। अब यहां पे डिस्कशन है सुरांजलि टंडन के साथ, हम पहले करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। इन्होंने स्टार्टिंग से बताया है 2013 में ओईसीडी यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, उसने एक मैकेनिज्म बनाया बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग का, यानी कि बीईपीएस, ये याद रखिएगा, बीईपीएस नाम का मैकेनिज्म आया। अगर यूपीएससी ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग किसका है, तो ये आपका याद रखिएगा ओईसीडी का मैकेनिज्म है, ठीक है ना। तो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग लॉन्च किया गया था एट द बिहेस्ट ऑफ G20 कंट्रीज के बिहेस्ट में ये ओईसीडी ने लॉन्च किया था। तब उन्होंने 15 एक्शन पॉइंट दिए थे। उन 15 एक्शन पॉइंट के अंतर्गत एक जो पॉइंट था वो था टैक्स चैलेंज ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी। उनमें से एक पॉइंट क्या था? टैक्स चैलेंज ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी। और इनके ऊपर डिस्कशन करते रह गए, ये देखते रह गए कि किस तरीके से आप डिजिटल कंपनीज के ऊपर टैक्सेशन करेंगे, क्योंकि वो एडिक्वेटली टैक्स्ड नहीं थे। जिस तरीके से रूल थे उनके हिसाब से दे वर नॉट एडिक्वेटली टैक्स्ड, एंड इसी कारण से जो 15 पॉइंट प्रोग्राम आया था अंडर द बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग जो कि ओईसीडी ने दिया, उसमें एक पॉइंट ये भी था कि व्हाट इज द टैक्स चैलेंज ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी। तो इसके रिस्पांस में 2016 में इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा हुआ है 2018 के प्रीलिम्स में। In 2016, India became the first country to implement the equalization levy. इंडिया पहली कंट्री बना जिसने कि equalization levy लागू किया on advertising services at 6%, 6% के रेट पर एडवर्टाइजिंग सर्विसेज पे उसने इक्वलाइजेशन लगाना शुरू किया। जैसे कि मान लो आप एडवर्टाइजर्स रहते हैं ना, जो कि एडवर्टाइजमेंट देते रहते हैं ऑन द नेट प्लेटफॉर्म्स लाइक कि गूगल, यूट्यूब एड जो आते हैं, तो उनमें उन्होंने बेसिकली लगाया था, है ना। देखो ये लोग बिल्कुल सुनते रहते हैं सारी चीजें, है ना। दैट इज द थिंग, आप यहाँ पे आपको यही शिक्षा मिलती है देख करके, ये सिर्फ हर चीज सुनते रहते। जैसे आपने बोला गूगल, तो ये आ गया। Now in 2016 इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री जिसने कि इक्वलाइजेशन लेवी लागू किया। बिल्कुल मैंने आपको बता दिया। एंड इट वाज अ पेमेंट मेड टू अ नॉन रेसिडेंट बाय अ रेसिडेंट एडवर्टाइजिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। मतलब कि ये वो पेमेंट थी जो कि एक नॉन रेसिडेंट को लागू कर रहा था। एडवर्टाइजर कैसे लागू होता है, मतलब नॉन रेसिडेंट जो पेमेंट मेड टू अ नॉन रेसिडेंट बाय अ रेसिडेंट एडवर्टाइजिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। जब वो एक रेसिडेंट एडवर्टाइज करता है किसी प्लेटफॉर्म पे, तो वो नॉन रेसिडेंट को एक अमाउंट पे करता है, उस पर ये टैक्स लगाया गया, ठीक है ना। अब ऑथर का ये कहना है, देखो, इफ अ कंपनी हैड यूजर्स इन इंडिया, इंडिया में एक डेफिनेशन है कि कैसे आप बोलेंगे कि इंडिया उस पर टैक्स लगा सकता है कि नहीं। तो इंडिया बोलता है कि अगर एक कंपनी के पास यूजर्स हैं इन इंडिया, इफ अ कंपनी हैड यूजर्स इन इंडिया, देन इट इज सॉर्ट ऑफ डिफाइंड इट्स इकोनॉमिक कनेक्शन विद इंडिया एंड देयरफॉर गिव्स इंडिया राइट टू टैक्स। अगर किसी कंपनी के यूजर्स इंडिया में हैं, देयरफॉर द कंपनी दिस गिव्स द राइट टू इंडिया टू टैक्स, ठीक है ना। एंड
ये चीज़ इंडिया ने ऑलरेडी डिफाइन की हुई है कि किस तरीके से वो अपना कनेक्शन प्रूव करते हैं। देन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, 2016 में अखिल रंजन कमेटी रिपोर्ट ने सजेस्ट किया था दैट इन ऑर्डर टू क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड बिटवीन ऑनलाइन बिजनेसेस एंड ब्रिक एंड मोर्टार बिजनेसेस, डिजिटल बिजनेसेस व्हिच डू नॉट हैव अ फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया बट आर एबल टू एंजॉय अ सस्टेनेबल इकोनॉमिक प्रेजेंस शुड बी पेइंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स। तो इक्वलाइजेशन लेवी के पीछे जो एक आपकी कमेटी है उसकी रिपोर्ट है अखिल रंजन कमेटी। ये भी आप याद रखेगा, अखिलेश रंजन कमेटी याद रखेगा। अखिलेश रंजन कमेटी ने 2016 में ये सजेस्ट किया कि देखो दो तरीके से बिजनेस रन हो रहे हैं। एक तो आपका ऑनलाइन हो रहा है जिसमें कोई भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, कोई दुकान नहीं बनानी है, आपको कुछ नहीं बनाना, और दूसरा है ब्रिक एंड मोर्टार सिस्टम। ब्रिक एंड मोर्टार सिस्टम मतलब कि आपका प्रॉपर आपकी दुकान बनी हुई है। तो अब क्या ये अभी लेवल प्लेइंग फील्ड पे नहीं था, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर तो बेचारों के ऊपर टैक्स लग रहा है, लेकिन जो ऑनलाइन प्रेजेंस में है, इतना ज्यादा यूज भी कर रहे हैं, उनका बेस भी ज्यादा बड़ा हो गया यूजर का, वो लोग नहीं पे कर रहे थे। तो अखिलेश रंजन कमेटी ने ये सजेस्ट किया तो कि एक टैक्स पे करना चाहिए ऐसे बिजनेसेस को जो डिजिटली प्रेजेंट है लेकिन ब्रिक एंड मोर्टार फॉर्म में नहीं है, उनको एक टैक्स पे करना चाहिए सर्टेन अमाउंट, एंड तभी इक्वलाइजेशन लेवी का जो कंसेप्ट आया 2016 में वो कंसेप्चुअलाइज को थोड़ा बता दिया मैंने। एक कौन सी कमेटी थी? अखिलेश रंजन कमेटी थी जिसने की इस कंसेप्ट को लेकर के आया। ठीक है ना। अब यहां पर ऑथर ने यहां पे बोला कि इसके साथ साथ यूके, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया ने, क्या सिर्फ इंडिया ने ये टैक्स लगाया? नहीं, ये डिजिटल सर्विसेज टैक्स आपका यूके में भी लगा है, लेकिन ऑथर का कहना है कि यूके का लॉ थोड़ा बेटर लॉ है। किस तरीके से बेटर, या चलो डिफरेंट है, थोड़ा बेटर नहीं बोलना चाहिए, वी कैन नॉट कमेंट कि बेटर किसका है, लेकिन हाँ डिफरेंट है। कैसे? इंडिया का जो इक्वलाइजेशन लेवी लगता है इट्स अ टैक्स ऑन रेवेन्यू। इंडिया टैक्स लगाता है रेवेन्यू पे, ठीक है ना, रेवेन्यू कितना था। रादर यूके जो है वो टैक्स लगाता है प्रॉफिट पे लगाता है। अगर मान लो ऑपरेटिंग मार्जिन निगेटिव हो गया तो फिर यूके टैक्स नहीं लेगा, लेकिन इंडिया रेवेन्यू पे टैक्स लेता है, इसलिए वो लेगा। ठीक है ना। दूसरा चीज ये है कि जैसे यूके में सपोज एन इंडियन यूजर लोकेटेड इन यूके रिसीविंग सर्विसेज फ्रॉम यूएस, एक इंडियन यूजर है जो कि यूके में रह रहा है लेकिन सर्विस यूएस कंपनी से ले रहा है, तो यूके केवल 50% ऑफ द टैक्स लेगा, केवल 50% टैक्स यूके लेगा, रेस्ट वो नहीं लेगा। एंड इसी कारण से ये जो लॉ है थोड़ा बेटर लॉ है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे दूसरी कंट्री को भी सोर्स डेस्टिनेशन वाले रूल को भी फॉलो किया जाता है। इसके अलावा एक और डिफरेंस है दैट कंपनीज दैट सेल देयर ओन इन्वेंट्रीज, जैसी कंपनीज अगर वो खुद की इन्वेंट्री सेल कर रही हैं which are explicitly excluded from the scope of UK's DST। अगर कंपनी अपने खुद की इन्वेंट्री से सेल कर रही है तो वो DST लागू नहीं होगा उसमें, लेकिन इंडिया की जो इक्वलाइजेशन लेवी है ये एवरीथिंग, इट कवर्स एवरीथिंग, इसके अंदर सब कुछ कवर हो जाता है, ये कोई भी चीज नहीं छूटती है। ठीक है ना। तो ये थोड़ा डिफरेंसेस जो कि यूएस एंड यूके के लॉ में है। अब ऑथर ने ये सवाल पूछा है बेसिकली कि क्या ये इंडिया का लॉ है वो डिस्क्रिमिनेटरी है या नहीं। ऑथर ने कहा डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है। हाँ ये है कि यूएस को ये लॉ थोड़ा बर्डनफुल लग रहा होगा, तो 2% का टैक्स है, प्रॉब्लमेटिक जरूर है, लेकिन डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई अलग से किसी और कंट्री ने नहीं किया है वो बस कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है ना। ये बाय डिजाइन एक ऐसा टैक्स है जो कि नॉन रेजिडेंट कंपनीज पे लग रहा है, वो चाहे यूएस की कंपनी होगी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी होगी, चाहे वो इंग्लैंड की कंपनी होगी, ये सारे हैं। तो ये आर्बिट्ररी आप बोल सकते हैं लेकिन यूएस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, ये लेकिन डिस्क्रिमिनेटरी कहीं से भी नहीं है, ऑथर ने ये कहा है। इसके अलावा ये भी अगर आप बोलो कि ये यूनिक है कोई जो नॉन रेजिडेंट पे लगाया जा रहा है, ये भी कोई यूनिक फंडा है, तो ऐसा भी नहीं है। नॉन रेजिडेंट पे लगाने का फंडा भी कोई यूनिक फंडा नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज ने नॉन रेजिडेंट कंपनीज के ऊपर टैक्स लगाया हुआ है। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो अनरीजनेबल आप एक बार बोल दो कि थोड़ा और डिस्कशन करना चाहिए था, अनरीजनेबल है या कुछ यूके जैसा यूके ने किया है वो सारी चीजें आप कर सकते हो, लेकिन ये बोलना कि ये टैक्स जो है ये पूरा का पूरा डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स है, ये सारी चीजें फिर ज्यादा हार्श और गलत हो जाएंगी। तो दिस इज व्हाट ऑथर सेज। आंसर्स मैं आपको बताता हूं जो क्वेश्चन मैंने पूछे थे। लेट मी टेल यू द आंसर फॉर दोस क्वेश्चन। पहला सवाल पूछा था कौन सी नदियां फ्लो करती हैं काजीरंगा नेशनल पार्क से, तो आंसर होगा उसका 1, 2 का 4 यानी कि ब्रह्मपुत्रा, दिफ्लू एंड मोरा दिफ्लू। देन दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था इन द पार्लियामेंट्री मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो इनमें से
केवल एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर वाला स्टेटमेंट सही है, अदरवाइज सेंटर कंट्रोल्स द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ये भी गलत है। द जुडिशरी कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव, ये भी गलत है। लेजिस्लेशन कंट्रोल्स द जुडिशरी, ये भी गलत है। एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये सही है। Which of the following directive principles were not originally provided in the Constitution of India? इसका आंसर है safeguard forest and wildlife. B will be the answer for this. बाकी जो ये डीपीएसपी से आपके लिए एक्सरसाइज ये है कि मुझे बताइए कि इनमें से कौन से ये आर्टिकल्स हैं जो कि ये डीपीएसपी के अंतर्गत है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आर्टिकल्स भी पता होना जरूरी है, तो प्लीज मुझे बताइएगा। रेस्क्यू एफर्ट्स रिज्यूम इन तपोवन डैम टनल। तपोवन क्या था? बेसिकली एक एनटीपीसी का प्रोजेक्ट था जो कि धौली गंगा रिवर में चल रहा था। एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है जो कि धौली गंगा रिवर पे चल रहा था, तो आपको ये पता होना जरूरी है। कोऑर्डिनेटेड डिसएंगेजमेंट एट पेंगोंग सो लेक, तो वही चाइना वाला जो डिसएंगेजमेंट वाला काम है वो चालू है। Now 17 major OTT players adopt self-regulatory toolkit। अब इंडिया में एक एसोसिएशन जिसको बोलते हैं इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको, IAMAI। इसने बताया है कि लगभग 17 जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, OTT प्लेटफॉर्म्स है, नेटफ्लिक्स हो गया, डिज्नी हॉटस्टार हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, इन्होंने एक टूल किट अडॉप्ट किया है। दे हैव अडॉप्टेड अ टूल किट फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेल्फ रेगुलेशन कोड इंट्रोड्यूस लास्ट ईयर एक सेल्फ रेगुलेशन कोड इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी अपने कंटेंट को भी रेगुलेट करें और ऐसा कंटेंट ना आए जो कि इंडिया के सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी के अगेंस्ट आए। मतलब कुछ सारी चीजें थी जो कि इनके अंदर देखी गई थी, ठीक है ना। तो ये जो आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्होंने एक सेल्फ रेगुलेशन कोड जो है उसको अडॉप्ट करने के लिए दे हैव अडॉप्टेड अ टूल किट बेसिकली। और ये जानकारी किसने दी है? IAMAI, यानी कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। थोड़ा सा मैं और डिटेल दे देता हूं आपको इनके बारे में। ये मैंने आंसर्स आपको ऑलरेडी बता दिए हैं एंड यहाँ पे ये टूल किट वाला। तो IAMAI के बारे में बता दो, इट्स अ नॉट फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी है विच इज रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1896। सोसाइटीज एक्ट 1896 के अंतर्गत ये रजिस्टर्ड है एंड इट इज मैंडेटेड टू एक्सपैंड एंड इनहांस द ऑनलाइन एंड मोबाइल वैल्यू एडेड सर्विसेज सेक्टर्स, ठीक है ना। तो ये क्या है इसका काम? बेसिकली टू एक्सपैंड एंड इनहांस द ऑनलाइन एंड मोबाइल वैल्यू एडेड सर्विसेज सेक्टर। तो ऑनलाइन एंड मोबाइल जो वैल्यू एडेड सर्विसेज सेक्टर है उनको प्रमोट करना, इनहांस करना इसका काम है बेसिकली, ठीक है ना। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए कि इंडियाज फर्स्ट सीएनजी ट्रैक्टर टू बी लॉन्च, ठीक है ना। इंडिया इज गोइंग टू लॉन्च इट्स फर्स्ट एवर डीजल ट्रैक्टर दैट हैज बीन कन्वर्टेड टू सीएनजी। तो एक डीजल ट्रैक्टर को कन्वर्ट किया गया किसमें? सीएनजी, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में कन्वर्ट किया गया है एंड इट विल बी लॉन्च्ड। इंडियाज फर्स्ट सीएनजी ट्रैक्टर है एंड दिस कन्वर्जन ऑफ द डीजल टू सीएनजी विल हेल्प द फार्मर्स टू इंक्रीज देयर इनकम। इसका क्या होगा इंपैक्ट? इसका इंपैक्ट ये होगा कि ये इनकम को बढ़ाने में मदद करेगा, लोअर द कॉस्ट जो है उसको लोअर करने का काम करेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा फॉर पीपल लिविंग इन द रूरल इंडिया। देन सीएनजी ट्रैक्टर विल आल्सो हेल्प द फार्मर्स टू सेव मोर देन 1 लाख रुपीज ऑन द कॉस्ट ऑफ फ्यूल एनुअली। तो लगभग 1 लाख रुपए एनुअली वो कॉस्ट ऑफ फ्यूल पे सेव कर सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। इक्वलाइजेशन लेवी के बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बता दूं। इक्वलाइजेशन लेवी जो थी वो इंट्रोड्यूस की थी 2016 में with the intention of taxing the digital transactions, that is income occurring to foreign e-commerce companies from India। मतलब इंडिया का कोई अगर मतलब कि कोई कंपनी है उसने एडवर्टाइजमेंट दिया किसको? गूगल को दिया, ठीक है ना। तो अब गूगल इससे कुछ इनकम लेता है, तो हमने गूगल की जो इनकम थी उसको टैक्स कर दिया, ठीक है, क्योंकि उसको फायदा हो रहा था, ठीक है ना। तो बेसिकली ये एम है, इसीलिए मैंने बोला कि नॉन रेजिडेंट जो कंपनीज है उनको जो पैसा मिल रहा है उस पर ये टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। तो इक्वलाइजेशन लेवी के अंदर कौन कौन कवर्ड है अभी तक? ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट है, एनी प्रोविजन फॉर डिजिटल एडवर्टाइजमेंट स्पेस फैसिलिटीज सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजर्स पहले आए थे, ठीक है ना। इक्वलाइजेशन लेवी जो है एक डायरेक्ट टैक्स, इट्स अ सॉर्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स विच इज विदहेल्ड एट द टाइम ऑफ पेमेंट बाय द सर्विस रेसिपिएंट। जब सर्विस मिलती है जिसको, जैसे मान लो मैं अमूल का हूँ, अमूल का मेंबर हूँ, मैंने एक ऐड दिया, अब जब मेरा ऐड शोकेस किया किसी वीडियो पे तो मैंने पैसे दिए गूगल को, सर्विस ले ली ना एक तरीके से। तो जब मुझे सर्विस मिल रही तो ये तब वो टैक्स लगता है, ठीक है ना। अब 2 कंडीशंस होनी चाहिए, द पेमेंट शुड बी मेड टू अ नॉन रेजिडेंट सर्विस प्रोवाइडर,
वो जो सर्विस है वो नॉन रेसिडेंट सर्विस प्रोवाइडर को आप दे रहे हैं, दूसरा मतलब सर्विस जो ले रहे हैं आप नॉन रेसिडेंट सर्विस प्रोवाइडर से ले रहे हैं, मतलब गूगल से, फेसबुक से। दूसरा है एनुअल पेमेंट मेड टू वन सर्विस प्रोवाइडर एक्सीड्स ₹1,00,000 इन वन फाइनेंशियल ईयर। मतलब 1,00,000 से ज्यादा आप एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप दे रहे हैं तो ही आपको एप्लीकेबल है ये इक्वलाइजेशन लेवी के लिए। इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था? ऑब्वियस सी बात है क्योंकि आईटी का काफी ज्यादा एक्सपेंशन हुआ, इंक्रीज इन द सप्लाई एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ डिजिटल सर्विसेज के प्रोक्योरमेंट में बढ़ोतरी हुई, एंड इस कारण से क्या हुआ, नए बिजनेस मॉडल्स आने लगे। अब गवर्नमेंट को भी लगा कि भाई इसको टैक्स करना जरूरी है, अदरवाइज हमें भी अपना टैक्स बेस बढ़ाना है ना, टैक्सेबल इनकम को भी बढ़ाना है, तो ये चीजें सोच करके गवर्नमेंट ने लगाया। फिर 1 अप्रैल 2020 से जो रूल आया, गवर्नमेंट ने ये किया, गवर्नमेंट हैज एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ द इक्वलाइजेशन लेवी टू कवर ऑल द नॉन रेजिडेंट हु ओन, ऑपरेट, मैनेज एंड ई कॉमर्स फैसिलिटी ऑन द प्लेटफॉर्म। इनको इनके ऊपर भी लगाना शुरू कर दिया 2% के रेट से, याद रखेगा 2% के रेट से इनके ऊपर भी लगाना शुरू कर दिया। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है जो बता दूं, द वर्ल्ड सेलिब्रेट्स इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस एवरी ईयर ऑन 11th फरवरी। तो 11th फरवरी को पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट होता है इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, ठीक है ना। इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ये 11 फरवरी को हर साल ये होता है। एंड द ईयर 2021 जो है वो 6th इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड साइंस इन गर्ल्स था, विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस था, सॉरी। तो ये तो 2021 था, इट वाज द 6th इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। एंड इस बार की जो थीम थी वो थी विमेन साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट ऑफ द ऑन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। तो कोविड-19 अगेंस्ट जो फाइट है उसमें जो विमेन थी वो फोरफ्रंट पे थी, तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल था। नाउ अगला जो न्यूज है वो है यूएस अनाउंसेस सैंक्शंस ऑन म्यांमार्स मिलिट्री लीडर्स। तो यूएस जो है उसने बोला है कि सैंक्शन आपके ऊपर सैंक्शन ठोक दिया जाता है। और हो क्या रहा है बेसिकली आपको पता है म्यांमार में इशू क्या हुआ है। म्यांमार में इशू ये हुआ है कि वहां पे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी एनएलडी यानी कि नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ऑंग सैन सू की जिसके प्रेसिडेंट है, पार्टी प्रेसिडेंट है, उसके रूल को हटाते हुए मिलिट्री जुंटा ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। एंड उन्होंने बोला है कि भाई अब हम ही रूल करेंगे, आप लोग रिगिंग करते हो, गलत करते हो इलेक्शन में। तो अब यूएसए जो है उस चीज़ से खुश नहीं है क्योंकि यूएसए के दिल में भी बहुत बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है फॉर ऑंग सान सू की, है ना। एंड ये एक रीजंस है। तो दीज आर द थिंग्स विच वर इन टुडेज न्यूज़पेपर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड